Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. So dear students, आज हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट सेकंड पर चलेंगे और इस यूनिट का जो हम लोग चैप्टर आज लेने जा रहे हैं वो है सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल. यूनिट सेकंड में आपके पास यूनिट फर्स्ट के अंदर बीकॉम सेकंड ईयर में आपके लिए ये मटेरियल वाला चैप्टर है. इससे आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलने का चांस रहेगा. थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही है. अब प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा. तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं. आज किसी भी फैक्ट्री के अंदर सामग्री नियंत्रण का क्या उद्देश्य होता है, हम क्यों मटेरियल को कंट्रोल करते हैं. आप लोग जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री जब बनती है, कोई भी फैक्ट्री जब उत्पादन करती है तो उसका मेन एम होता है अपने मटेरियल का इनपुट से लेकर आउटपुट तक बहुत अच्छे से निर्माण करना, ताकि सेल्स बहुत अच्छे से हो सके. अगर माल अच्छा बनेगा तो विक्रय बढ़ेगा, विक्रय बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा. तो क्या नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं? विशिष्ट प्रकार की सामग्री का पूर्व निर्धारण कि कंपनी को क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्रय मूल्य का निर्धारण, किस मूल्य पर खरीदना है, हम जो स्टॉक करते हैं उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, कितना कम होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए. अगर माल आपने ज्यादा खरीद लिया है तो उसकी चीजत होने का डर रहता है, टूट फूट होने का डर रहता है, हानियों का डर रहता है. तो इन हानियों पर आप नियंत्रण कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है. कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग. अब यहाँ पे ध्यान दें कि एक कंपनी है जो उत्पादन के लिए जिसको लगभग अमूमन 2000 रुपए पर डे का माल चाहिए, उसने क्या किया, 2 लाख रुपए का माल खरीद के रख लिया. अब पर डे 2000 चाहिए, इसका मतलब महीने भर का भी स्टॉक आप रखते हो तो लगभग 60,000-65,000 रुपए के आसपास का माल आपको चाहिए. तो क्यों आपने 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं? आप 1 लाख रुपए का माल खरीद लीजिए, 1 लाख रुपए किसी और जगह इन्वेस्ट कर लीजिए. तो जो वर्किंग कैपिटल है आपकी वो दूसरी जगह इस्तेमाल की जा सकती है. ये मटेरियल इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं. उत्तरदायित्व का निर्धारण, मतलब ये स्टॉक जब आ रहा है, जब बन रहा है, जब उसका विक्रय किया जाएगा तो कौन व्यक्ति उसका नियंत्रण करेगा, जिसके कंट्रोल में वो माल दिया गया है वो उसको ध्यान रखेगा, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाएगा. उसके बाद में जब परचेज डिपार्टमेंट की बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हमें चाहिए वे अविलंब उपलब्ध होने के पूरे चांसेस रहते हैं. इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक नियंत्रण करने की तकनीकों के ऊपर. हम लोग इसमें कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी देखने वाले हैं. तो आप लोग सबसे पहले तो ये ध्यान रख लें कि स्टॉक नियंत्रण की तकनीकें कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए. अगर 10 नंबर में पूछा जाए या 15 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन्वेंटरी नियंत्रण की तकनीकें कौन कौन सी हैं, इन्हें समझाइए, तो आप सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे और इसके बाद इनको शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हम आने वाले इस पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका विश्लेषण देखने वाले हैं. उसको शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो पहला क्या तरीका है, विभिन्न स्टॉक स्तरों को सेट करना, मतलब मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, इनको डिसाइड करना हम लोग इस पार्ट में सीखने वाले हैं. मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिसको खरीदने से हमारी क्रय लागत न्यूनतम रहेगी. देखिए, अगर आपने ज्यादा माल खरीद लिया इकट्ठा तो उसके टूट फूट होने का, चीजत होने का डर रहेगा. आपने कम माल खरीदा तो प्रोडक्शन रुकने का डर रहेगा. तो आपको किस लेवल पे खरीदना है वो आपको ये पार्ट सिखाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इसके बाद हम लोग इसी सामग्री में सीखेंगे एबीसी विश्लेषण योजना. ये बात ध्यान दें, ये जो एबीसी एनालिसिस प्लान है
विश्लेषण है ये सामग्री का विश्लेषण प्लान है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा जाए तो आपको इसे विश्लेषित करना है। यूनिट फोर्थ में हम लोग एक और एबीसी सीखेंगे जिसका नाम होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उस चैप्टर का मीनिंग बिल्कुल अलग है, वो जापानी तकनीक है, वहां हम लोग उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जब इस चैप्टर के आप मटेरियल की बात करें, यूनिट फर्स्ट में जब आपसे पूछा जाए तो आप एबीसी विश्लेषण योजना को समझाएं। इसके बाद दूसरा है, अगला जो आप तकनीक हम लोग सीखने वाले हैं वीईडी विश्लेषण। इसके बाद हम सीखेंगे एफएसएनडी विश्लेषण और उसके बाद सीखने वाले हैं जेआईटी जस्ट इन टाइम विचारधारा। तो आइए हम अब एक एक करके इन तकनीकों को डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आज के वीडियो में पार्ट में ये कंप्लीट नहीं हो तो पार्ट सेकंड आप लोगों को देखना है। तो चलिए पहले चलते हैं सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक कंट्रोल। कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। देखिए, किसी भी लेवल को निर्धारित करने में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। आपके पास कितनी पूंजी है, उचित भंडार करने के लिए स्थान है या नहीं, अन्य सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, क्या माल के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्या माल मौसमी पूर्ति जैसा है, जैसे गन्ना, जूट, कपास, ये पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड में मिलते हैं तो नेचुरल सी बात है, फिर आपको वर्ष भर का उत्पादन इसमें इकट्ठा करके रखना है। उपलब्ध होने की दशाएं क्या क्या हैं, क्या ये खुले मार्केट में आराम से अवेलेबल है, क्या उसका कंट्रोल है, उसे आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद कोई ऐसा सामान है जो फटाफट खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, स्वतः नष्ट हो जाता है, तो उस बात को भी आपको माल खरीदते समय ध्यान रखना होता है। तो हमें कौन कौन से स्टॉक लेवल निर्धारित करने होते हैं, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर और पुनः आदेश स्तर। ये तीन चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अधिकतम स्टॉक स्तर, सामग्री और स्टॉक की किसी भी मद के संबंध में अधिकतम स्टोर वह सीमा है जिससे अधिक मात्रा संग्रहालय में साधारणतः नहीं होने दी जाती है। संग्रहालय में सामग्री की किसी भी मद की वास्तविक मात्रा न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के मध्य बनी रहती है। अधिकतम सीमा के अभाव में पूंजी का अनावश्यक कार्यों में व्यय होने का भय रहता है। आप लोग जानते हैं एक लेवल हमने निर्धारित कर दिया कि इस 5000 यूनिट से ज्यादा माल उत्पादन हम लोग माल नहीं रखेंगे स्टॉक के अंदर, तो ये आपके अधिकतम स्टॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या बात देखना पड़ेगा कि आपके उपभोग की दर क्या है, वस्तु का गुण और किस्म क्या है, आदेशित वस्तु को प्राप्त करने का समय कितना लग रहा है, संग्रहालय की व्यवस्था कितनी है, आप भंडार कितना कर सकते हैं, सामग्री के मूल्यों में परिवर्तन कितना होता रहता है, उपलब्ध पूंजी कितनी है, अगर आप पूंजी को दूसरी जगह विनियोग करते हैं तो उस विनियोग में मिलने वाली ब्याज की दर कितनी है, हम जो माल उत्पादन कर रहे हैं उसके अप्रचलित होने का भय कितना है, सामग्री का बीमा व्यय कितना होगा अगर हम ज्यादा खरीदते हैं, और सरकारी नीति। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अधिकतम स्टॉक लेवल निर्धारित करना होता है। इसके बाद हमारे पास अगला है न्यूनतम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। इतना माल तो फैक्ट्री के अंदर होना ही चाहिए, सेफ्टी स्टॉक लेवल भी हम इसे ही कहते हैं। तो अगर प्रश्न में कहीं सेफ्टी स्टॉक लेवल पूछा हो तो भी आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। आपको याद भी रखना है कि स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल ही होता है। इसमें किस बात का ध्यान रखना होगा कि सामग्री के उपभोग की औसत दर कितनी है, आदेशित सामग्री प्राप्त करने में लगने वाला समय कितना है, इस बात को ध्यान में रखकर न्यूनतम निर्धारित कर दी जाती है। तो विभिन्न मदों की वह न्यूनतम मात्रा जिसे भंडार में किसी भी समय स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम स्टॉक स्तर कहलाता है। इसके बाद अगला लेवल है री ऑर्डर स्टॉक लेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे हम लोग हर क्वेश्चन में निकालेंगे। पुनः आदेश स्टॉक सीमा से तात्पर्य
संग्रहालय में भंडार में सामग्री की मात्रा के उस स्तर पर है जिस पर पहुंचते ही सामग्री को क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करनी है। मतलब एक ऐसा स्टॉक लेवल जहां पे उपभोग होते होते माल नीचे आया नहीं कि आपको मटेरियल का ऑर्डर दे देना है। और ऐसे ही अंत में हम लोग देखेंगे संकट स्तर डेंजर लेवल, जिससे माल शायद नीचे जाने पर विशेष परिस्थितियों में माल नीचे चला जाए तो अविलंब विक्रेता से सामग्री हमारे पास आ जानी चाहिए, ऐसा आदेश हमें देना पड़ेगा। और अंत में है एवरेज स्टॉक लेवल, जो मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज है वो आपको निकालना होता है। तो अब आपको नेक्स्ट इसके फॉर्मूलाज याद करने हैं। बहुत अच्छे से आप लोग फॉर्मूलाज याद करेंगे। सबसे पहले आपसे प्रश्न में 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले आपसे पूछी जा सकती है रीऑर्डर लेवल निकालो। क्या फॉर्मूला याद करोगे? मैक्सिमम उपभोग दर कंजप्शन रेट मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। कंजप्शन की जगह आप यूजेज शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बुक्स में यूजेज लिखा है। मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि आपका रेट क्या चल रहा है कंजप्शन का, उसका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से गुणा कर देना है। इसके बाद न्यूनतम स्टॉक लेवल जब आप याद करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला याद करना है रीऑर्डर लेवल, जो आपने ऊपर ज्ञात किया यहाँ पे, माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजप्शन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसको मैं आपको अभी प्रश्न में करके बताता हूँ। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि सामग्री का सामान्य उपभोग दर 40 से 50 इकाइयां प्रतिदिन है तो ज्यादा कितना हुआ? 50। सामग्री प्राप्ति में 4 से 8 दिन लगते हैं तो अधिकतम कितना हुआ? 8। 50 इंटू 8, पुनः आदेश स्टॉक होगा 400 इकाइयां, 50 इंटू 8। अब इसी प्रश्न में अगर हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकालते हैं तो रीऑर्डर लेवल हमारा कितना निकला? 400 यूनिट, जो हमने ऊपर से निकाल ली है, माइनस एवरेज। अब एवरेज आप कैसे निकालेंगे? ये जो 40 से 50 इकाइयां लिखी हुई हैं, इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। 40 प्लस 50 अपॉन 2, 45 इकाइयां हो जाएगा। और सामग्री प्राप्ति में जो 4 से 8 दिन लग रहे हैं तो 4 और 8 का एवरेज निकाल लीजिए। 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 6 दिन हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले में रखिए, रीऑर्डर लेवल कितना निकला था? 400 माइनस एवरेज देखिए 45 इकाइयां इंटू 6 दिन, 45 इंटू 6 दिन, 45 इंटू 6, ये हो जाएगा 270। 400 में से 270 माइनस कर लो, आंसर हो जाएगा 130 इकाइयां। इसके बाद आप निकालोगे, अगला फॉर्मूला जो याद करोगे वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला आपको याद करना है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम पीरियड। तो वापस चलते हैं ये वाले एग्जांपल पे। रीऑर्डर लेवल आपने कितना निकाल लिया था? 400 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्रश्न में दी जाएगी, फिलहाल यहाँ नहीं दी है तो वो इसने उदाहरण में हमें आगे दे दी कि पुनः आदेश मात्रा मान लीजिए 500 इकाइयां हो, तो ये हमें 500 इकाइयां हो गई, माइनस मिनिमम यूजेज। मिनिमम यूजेज कितना था बच्चों? 40। और मिनिमम पीरियड कितना था? 4। तो हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। देखो डेटा, 400 हमने रीऑर्डर लेवल निकाला था, प्लस 500 हमें प्रश्न में दे रखा होगा, माइनस मिनिमम यूजेस 40 यूनिट इंटू 4, 160 यूनिट माइनस हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो कंपनी को रखना है वो है 740 इकाइयां। प्लस इसके बाद में अगला जो फॉर्मूला अपने को निकालना है वो है एवरेज स्टॉक लेवल। ये हमें याद करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम निकला 740 और मिनिमम निकला था 130। इन दोनों को जोड़ के 740 और 130 डिवाइडेड बाय 2, 435 इकाइयां हो जाएगा। और 5वां नंबर जो हमें याद करना पड़ सकता है, सामान्यतः कम ही प्रश्न में पूछा गया पर फिर भी आपको फॉर्मूला याद करना है, संकट स्तर डेंजर लेवल, मिनिमम कंजप्शन मिनिमम पीरियड। इन जनरल 130 इकाइयों का जो स्टॉक हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल आया था उसे ही हम डेंजर लेवल अभी मान लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं।
नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें 4 लेवल जो निकालने हैं उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, ताकि एक बार आप कल कॉपी में नोट करके रख लें। मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, नोट करके रखें। कल का वीडियो जब आप देखें तो उस समय परफेक्टली आपको वो प्रश्न समझ में आ जाए। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको याद करना है, मैक्सिमम स्टॉक मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपको लिखना है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और अंत में एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला याद करना है मैक्सिमम लेवल स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। और डेंजर लेवल आप मिनिमम इनटू मिनिमम कर लीजिए, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, डेंजर लेवल आ जाएगा। तो बच्चों, हमने इस पार्ट के अंदर जो चैप्टर हमने चालू किया सामग्री लागत नियंत्रण, उसके हमने उद्देश्य देखे। उद्देश्य देखने के बाद में हमने इन्वेंटरी नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों के बारे में बात की। ये तकनीकें हैं स्टॉक लेवल पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एबीसी विश्लेषण, वीईडी एनालिसिस, एफएसएनडी और जेआईटी अप्रोच पढ़ने वाले हैं। लेवल के हमने फॉर्मूलाज आज लिख लिए हैं। आप अपने रजिस्टर में इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें, लिख लें, और नेक्स्ट वीडियो जब अपन देखें तो उस समय आप लिख के रखें सामने, ताकि आपको प्रश्न समझने में बहुत आसानी हो। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।